नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। दोस्तों, कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस और या इसे हम दूसरा नाम देते हैं मेजरमेंट मॉडल, दोनों एक ही बात है और हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। कभी कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस बोलेंगे हम, कभी मेजरमेंट मॉडल, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। अब ये इसकी थ्योरी है, इसका कॉन्सेप्ट है कि कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस होता क्या है। दोस्तों, दो चीज होती है, एक तो कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस और दूसरा है एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस। तो सबसे पहले तो हमें इसमें बेसिक डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि जो हमारा कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस है और एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में डिफरेंस क्या है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारा कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस है, ये हम तब कंडक्ट करते हैं जब हमारे पास कोई थ्योरी है और उस थ्योरी का जो मॉडल है, मॉडल बेसिकली थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और तब हम कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस की वैलिडिटी चेक करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि ये जो मॉडल है हमारा कंफर्मेटरी फैक्टर या मेजरमेंट मॉडल वैलिड है या नहीं है। तो एक तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये थ्योरी के बेस पर काम करता है कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस। कोई भी थ्योरी होगी हमारे पास, चाहे थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर जिसका मैं अभी आगे एग्जांपल देने वाला हूं, या कस्टमर लॉयल्टी है, या परचेज इंटेंशन है, या हमारे पास एम्प्लॉय रिटेंशन स्केल है। तो इस तरीके के अलग अलग थ्योरी हैं जिनको हम मॉडल के थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं कि वो जो थ्योरीज हैं या मॉडल है हमारे मेजरमेंट या स्ट्रक्चरल मॉडल, वो वैलिड है या नहीं। फिर इसके बाद क्या है कि इसमें हमें क्या करना पड़ता है कि शुरुआत में ही स्पेसिफाई नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड मेजर्ड वेरिएबल। जो भी हमारा मॉडल है वो उस मॉडल में कितने फैक्टर्स हैं या हर एक फैक्टर में कितने मेजर्ड वेरिएबल्स एसोसिएटेड हैं, ये हम पहले से ही डिसाइड करते हैं। जैसे थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, ठीक है, एक मॉडल है। अब उसमें 5 फैक्टर्स हैं। जैसे एक फैक्टर है आपका एटीट्यूड है, दूसरा है सब्जेक्टिव नॉर्म्स है, तीसरा है उसमें परस्यूट बिहेवियर कंट्रोल, चौथा परचेज इंटेंशन और फिर परचेज बिहेवियर। तो ये हम पहले से ही फिक्स कर लेते हैं कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में कि एटीट्यूड में कितने मेजर्ड वेरिएबल होंगे, 4 या 3। सब्जेक्टिव नॉर्म्स में कितने मेजर्ड वेरिएबल होंगे, 3 या 4 जो भी है। इसी तरीके से हर एक कंस्ट्रक्ट में हम लोग पहले से ही डिसाइड करते हैं कि कितने मेजर्ड और फैक्टर वेरिएबल्स और फैक्टर्स होंगे। फिर हमें क्या करना होता है, मेजरमेंट जो कंफर्मेटरी टेस्ट हम लगाते हैं मेजरमेंट मॉडल के लिए कि ये इसको कंफर्म करता है कि जो हमारी थ्योरी है वो बिल्कुल ठीक है और हमने इसको टेस्ट कर लिया। दूसरी बात है कि ये एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस से डिफरेंट कैसे है। बेसिकली जो एक्सप्लोरेटरी फैक्टर्स जो इसके रिजल्ट्स आते हैं फैक्टर एनालिसिस के, या फैक्टर्स जो हमारे पास आते हैं, वो स्टैटिस्टिकली बेस्ड होंगे। मतलब स्टैटिस्टिकली का मतलब है कि जिनकी फैक्टर लोडिंग 0.6 या 0.7 से ज्यादा आती है, उन्हीं वेरिएबल्स को हम फैक्टर किसी पर्टिकुलर फैक्टर के नीचे लेते हैं। और दूसरा इसमें ये है कि जो एक वेरिएबल है वो फैक्टर 1 के लिए हाई लोडिंग दे रहा है और बाकी के जो फैक्टर 1 के अलावा फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, उनके साथ ये लो क्रॉस लोडिंग के लीजिए या लो फैक्टर लोडिंग दे रहा है। क्रॉस लोडिंग तो तब होता है जब दोनों में मोर और लेस, एक फैक्टर में भी 0.5 के आसपास वैल्यू है और दूसरे वाले फैक्टर में भी 0.6 के आसपास वैल्यू, तभी से हम कहते हैं क्रॉस लोडिंग की प्रॉब्लम। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में कि एक वेरिएबल एक फैक्टर के नीचे हाई कोरिलेशन देता है या फैक्टर लोडिंग और बाकी में लो देता है। फिर इसके बाद जो है दूसरा जो डिफरेंस है, इसमें हम विदाउट नॉलेज के फैक्टर कौन सा आएगा या मेजरमेंट मॉडल क्या है, ठीक है, या मेजर्ड जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, तो ये इसमें हम लोग पहले से ही डिसाइड जो है हम लोग कर लेते हैं। नहीं कर पाते कि कौन सा वेरिएबल हम पहले ले, कौन सा वेरिएबल हम बाद में ले। इसमें जो है फैक्टर्स में बेसिकली हम लोग
दोस्तों इसमें हमें पहले से नहीं पता कि कौन सा फैक्टर आएगा और एक फैक्टर में कौन से मेजरमेंट वेरिएबल्स आएंगे, ये हमने ठीक कर लिया, पहले इसमें मेजरमेंट मॉडल लिखा हुआ था। खैर, और इसमें क्या है कि जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर एनालिसिस कंडक्ट करने के बाद उस पर्टिकुलर फैक्टर का नाम दिया जाता है। क्योंकि मान लीजिए हमारे पास 4 फैक्टर्स आ रहे हैं और हर एक फैक्टर में 4 या 5 क्वेश्चंस हैं या आइटम्स हैं, तो वो 4 या 5 जो क्वेश्चंस है जो हाईली रिलेटेड है, हाईली कोरिलेटेड है एक दूसरे से, उनसे सेंस क्या निकल रहा है उसी के बेसिस पर हम लोग नाम देते हैं। लेकिन कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस में ऐसा नहीं है, इसमें पहले से ही प्री प्लान्ड है कि इस फैक्टर का नाम एटीट्यूड होगा, दूसरे फैक्टर का नाम सब्जेक्टिव नॉर्म्स होगा, तीसरे फैक्टर का नाम परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल होगा, चौथे का परचेज इंटेंशन होगा और पांचवे का हमारा परचेज बिहेवियर होगा। अब देखिए, ये जो है मेजरमेंट मॉडल कंडक्ट करने के लिए या कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस कंडक्ट करने के लिए हमें 4 चीजें फॉर जो स्टेप्स हैं वो फॉलो करने होंगे। पहले तो जो इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट है मेजरमेंट मॉडल का, उनको हमें डिफाइन करना है कि इसमें कितने इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट है। मान लीजिए किसी मेजरमेंट मॉडल में हमारे पास 5 कंस्ट्रक्ट है, तो हर एक इंडिविजुअल मॉडल को, हर एक इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट को हमें बताना होगा कि इसमें इतने आइटम्स हैं या क्वेश्चंस हैं। फिर इसके बाद सभी को स्पेसिफाइंग ओवरऑल मेजरमेंट मॉडल टू बी टेस्टेड, जो मेजरमेंट मॉडल को हम टेस्ट कर रहे हैं, फिर उनका हम जो है जो कंफर्मेटरी फैक्टर जो मॉडल है वो हम क्रिएट करेंगे, इसको स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए 5 हमारे पास मॉडल 5 कंस्ट्रक्ट है, तो उनको हम मिला के इस तरीके से, देखिए ये जो है, ये देखिए ये हमारे पास जैसे 5 कंस्ट्रक्ट हैं, तो इस तरीके से हमने ये स्पेसिफाई मेजरमेंट मॉडल, पहला एटीट्यूड, दूसरा सब्जेक्टिव नॉर्म, तीसरा परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल और चौथा है इसमें परचेज इंटेंशन और पांचवा है परचेज बिहेवियर। खैर, तो इसमें जो है हम लोग पहले से ही ये डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा कितने एक कंस्ट्रक्ट में कितने वेरिएबल्स हैं, ये पहले से ही डिसाइड होता है। फिर एस्टिमेट एम्पिरिकल रिजल्ट्स ऑफ द मेजरमेंट मॉडल, फिर फोर्थ स्टेप्स में हमें रिजल्ट फाइंड आउट करने होते हैं। फिर उसकी वैलिडिटी, असेसिंग वैलिडिटी ऑफ द मेजरमेंट मॉडल। तो अभी हम वन बाय वन, जो हमने एक एग्जांपल लिया है थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर, उससे हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखिए, थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर में पहले इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट का मतलब है कि जैसे ये पहला वाला हमने देखा, तो इस तरीके से इसमें 5 अलग अलग इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट है। एक तो ये हमारा इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट है एटीट्यूड टुवर्ड्स परचेजिंग, सब्जेक्टिव नॉर्म्स, परसीव्ड बिहेवियर कंट्रोल, परचेज इंटेंशन, परचेज बिहेवियर। तो एक तो हमें ये डिसाइड करना है कि जो ये कंस्ट्रक्ट है एटीट्यूड, इसमें कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जैसे इसमें हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये जो रिव्यू लिटरेचर है उससे भी हम ये सब चीजें ले सकते हैं। और कहीं क्वेश्चंस जो हैं ये डिपेंड करता है कि किस पर्टिकुलर कंडीशन में हम रिसर्च स्टडी कर रहे हैं, किस सेक्टर के लिए कर रहे हैं, तो ये कम या ज्यादा भी हमारे जो वेरिएबल्स हैं हो जाते हैं। लेकिन हमें इसका थ्योरेटिकल सपोर्ट हमें देना पड़ेगा लिटरेचर रिव्यू से, कि हमने जो 4 आइटम्स लिए हैं इससे पहले किस किस ऑथर ने, किस किस रिसर्चर ने यूज किए हैं और उनसे उनके रिजल्ट्स कैसे आए। ठीक है, तो ये एक तो इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट को हमें डिफाइन करना है बिल्कुल प्योरली कि भाई इसमें 4 कंस्ट्रक्ट हैं, इसमें 3 कंस्ट्रक्ट हैं, और जो बाकी का आपके जो 3 कंस्ट्रक्ट बाकी बचे हैं उसमें 4, 3 और 3, इस तरीके से ये हमारे पास इंडिविजुअल जो कंस्ट्रक्ट है उसको हमने डिफाइन कर दिया कि एक परस्यूट बिहेवियर कंट्रोल में हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं। तो मिनिमम हमको 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन रखने चाहिए एक कंस्ट्रक्ट में। ठीक है, अब ये जो डिफाइन इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट है मेजरमेंट का, इसमें हमने बताया कि लिटरेचर रिव्यू से, जैसे अभी हमारे पास 5 कंस्ट्रक्ट थे, एक एटीट्यूड, सब्जेक्टिव नॉर्म, और इसमें 4 क्वेश्चन, सब्जेक्टिव नॉर्म में 3 क्वेश्चंस, परस्यूट बिहेवियर कंट्रोल में 4 क्वेश्चंस, इसमें 3 क्वेश्चंस, इसमें 3 क्वेश्चन। लेकिन ये फाइनल नहीं है। कहने का मतलब है कि कोई दूसरा रिसर्चर ये एटीट्यूड में 3 या 4 ले सकता है, सब्जेक्टिव नॉर्म्स में 2 से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, हालांकि अंडर आइडेंटिफाइड मॉडल हो जाएगा। तो ये इसमें भी जो है थोड़ी सी वेरिएबिलिटी होती है। परचेज इंटेंशन कोई 4 क्वेश्चंस लेके बता सकता है, कोई 3 लेके बता सकता है।
ठीक है। एक तो लिटरेचर रिव्यू का जो भी हमने कंस्ट्रक्ट लिए हैं इंडिविजुअल, उसका हमें थ्योरेटिकल सपोर्ट देना पड़ेगा कि ये हमने इस एटीट्यूड का स्केल इस ऑथर से लिया है, इसका ये सब्जेक्टिव नॉर्म का यहाँ से लिया है, और फिर ओवरऑल हमें अपना जो मेजरमेंट मॉडल है वो बनाना है। दूसरा तरीका क्या है इसमें कि न्यू स्किल डेवलपमेंट। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है अवेलेबल, तब हम लोग क्या करते हैं कि न्यू स्किल डेवलपमेंट करते हैं, और उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, और वो स्टेप्स फॉलो करने के बाद हम कोई नया मेजरमेंट स्केल डेवलप कर सकते हैं, और उसको फिर हम कई बार टेस्ट करेंगे कि वो वैलिड है या नहीं है। सारी चीजें उसमें चेक करने के बाद उसको फाइनली हम करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद देखिए जो इसमें कुछ चीजें हैं हमारे पास, जैसे स्पेसिफाइंग ओवरऑल मेजरमेंट मॉडल। स्पेसिफाइंग का तो मतलब जैसे मैंने बताया कि ये देखिए हमने मेजरमेंट मॉडल को स्पेसिफाई कर दिया। ये देखिए ये कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस है, या से हम मेजरमेंट मॉडल भी कह देते हैं। ये देखिए ठीक है, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया। लेकिन स्पेसिफाई से पहले कुछ क्वेश्चंस आएंगे कि ये जो है इसमें एटीट्यूड का क्या एसएन के साथ रिलेशन है या नहीं, पीबीसी1 का क्या एटीट्यूड के साथ रिलेशन है या नहीं है, या एक कंस्ट्रक्ट में कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, 3 होने चाहिए, 2 होने चाहिए, या 1 होने चाहिए, या 4 होने चाहिए। तो ये भी हमें डिसाइड करना है। इसको फाइनल बनाने से पहले हमें कुछ चीजें समझना जरूरी है। ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीजें हमें समझना है इसमें। जैसे एक तो है यूनिडायमेंशनलिटी। यूनिडायमेंशनलिटी का मैं मतलब पहले भी बता चुका हूँ। यूनिडायमेंशनलिटी का मतलब है कि जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, मतलब वेरिएबल्स हैं एक फैक्टर के नीचे, वो केवल उसी के बारे में ही बताए। मतलब यूनिडायमेंशनल, जैसे ये एक हमारे पास कंस्ट्रक्ट है और एक दूसरा कंस्ट्रक्ट और है, तो ये जो फीवर एंड चिल्स है ये केवल इसी के बारे में बताए, ये नहीं कि ये दूसरे वाले फैक्टर के बारे में भी बताए, तो वो यूनिडायमेंशनल नहीं होगा। यूनिडायमेंशनल का मतलब है कि एक वेरिएबल केवल एक ही कंस्ट्रक्ट से एसोसिएटेड हो सकता है, वो दूसरे कंस्ट्रक्ट से अनरिलेटेड होगा। ठीक है, तो ये हो गया यूनिडायमेंशनल। इसके बाद है ये कॉन जेनेरिक मॉडल। ये जो कॉन जेनेरिक मॉडल है इसका मतलब क्या है, जैसे ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये कॉन जेनेरिक मॉडल है। एक एटीट्यूड है और दूसरा सब्जेक्टिव नॉर्म्स है। एटीट्यूड में हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं और सब्जेक्टिव नॉर्म में हमारे पास ये 3 क्वेश्चंस हैं। तो ये कॉन जेनेरिक मॉडल हमारा तब होगा जब हर एक वेरिएबल केवल इसी एटीट्यूड के बारे में, जैसे 4 वेरिएबल है हमारे पास 4 क्वेश्चन, तो ये केवल एटीट्यूड से ही रिलेटेड हो, ये नहीं कि ये सब्जेक्ट रिलेटेड से भी, सब्जेक्टिव नॉर्म से भी रिलेटेड आ जाए X4 वाला, तब वो कॉन जेनेरिक मेजरमेंट मॉडल हमारा नहीं होगा। इसमें लिखा भी है ईच मेजर्ड वेरिएबल इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन कंस्ट्रक्ट, एक केवल एक ही कंस्ट्रक्ट से, ये नहीं कि X1 वाला हमारा सब्जेक्टिव नॉर्म से भी रिलेटेड हो जाए। अब देखिए दूसरा है ये ए मेजरमेंट मॉडल दैट इज नॉट कॉन जेनेरिक। कॉन जेनेरिक कब नहीं होगा, जब ये देखिए ये X3 वेरिएबल ये बता रहा है सब्जेक्टिव नॉर्म को, और ये X3 वेरिएबल एटीट्यूड के बारे में भी बता रहा है, तो केवल ये तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इसको हम कहते हैं क्रॉस लोडिंग। ये जैसे X5 यहाँ भी हाई दिखा रहा है सब्जेक्टिव नॉर्म में, और ये एटीट्यूड में भी हाई दिखा रहा है, तो ये क्रॉस लोडिंग की प्रॉब्लम है। ये देखिए X3 और X5 वेरिएबल में क्रॉस लोडिंग की प्रॉब्लम आ गई, जबकि होना क्या चाहिए था यूनिडायमेंशनल। फिर इसके बाद एक कोरिलेटेड एरर वेरिएंस। ये देखिए ये एरर टर्म है, एरर टर्म ये तो हो गया विद इन, जो एरर वेरिएंस है ये विद इन एरर वेरिएंस हो गया है ना, कोरिलेटेड, और ये है बिटवीन एरर वेरिएंस, मतलब एक कंस्ट्रक्ट के एरर टर्म का दूसरे कंस्ट्रक्ट के जो हमारा एरर है उससे रिलेशन। ठीक है, तो ये हमारा कॉन जेनेरिक ये मॉडल हमारा कॉन जेनेरिक नहीं होगा, जो कि डिजायरेबल नहीं है, इससे हम स्टडी अपनी नहीं कर सकते हैं। हमें तो मॉडल इस तरीके का चाहिए। ठीक है, इनके आपस में कोरिलेशन है, और ये जो है एक वेरिएबल एक ही कंस्ट्रक्ट के बारे में बता रहा है। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एक कंस्ट्रक्ट में कितने क्वेश्चंस होने चाहिए, 3 क्वेश्चंस होने चाहिए, 4 होने चाहिए, या 5 होने चाहिए।
तो देखिए अगर हमारे पास 2 आइटम्स हैं, 2 आइटम्स का मतलब 2 क्वेश्चन है, एक x1 और x2, तो उसमें कितनी चीजें फाइंड करनी है हमें? एक तो ये वाला फैक्टर लोडिंग, एक ये वाला फैक्टर लोडिंग, एक ये एरर टर्म और एक ये एरर टर्म। तो जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स हमें फाइंड करने हैं वो करने हैं 4, और इसकी जो सिमेट्रिक कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या बनेगी? x1 का x1 के साथ, फिर x2 का x1 के साथ और x2 का x2 का, तो 3। ये तो वेरिएंस हो गया हमारा जो डायगोनल है, और ये कोवेरिएंस हो गया। तो जो वेरिएंस कोवेरिएंस हमारे हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए नंबर ऑफ पैरामीटर से। तो यहाँ पे तो 3 है और नंबर ऑफ पैरामीटर 4 है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो मॉडल है हमारा ये अंडर आइडेंटिफाइड है। अगर हम 2 मॉडल को लेकर करते हैं और वो मॉडल ज्यादा टेस्टेड भी नहीं है तो हमारा मॉडल वो अनआइडेंटिफाइड होगा, प्रॉपर रिजल्ट हमें नहीं देगा। एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी है 3 आइटम कंस्ट्रक्ट इज जस्ट आइडेंटिफाई। देखिए एक वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, तो एक पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर, तीसरा पैरामीटर, एक चौथा पैरामीटर, पांचवा पैरामीटर, छठा पैरामीटर, मतलब 3 क्रॉस 3 जो है हमें फैक्टर लोडिंग और 3 एरर टर्म हमें फाइंड करने, तो 6 हो गए। और ये 3 जो वेरिएबल है इनकी जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स जो बनेगी, ये देखिए x1 का x1 के साथ, x2 का x2 के साथ, x3 का x3 के साथ और फिर इनके साथ कोरिलेशन, तो ये 6 हो गया। तो मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर भी हमारे पास 6 है, 1 2 3 4 5 6, और जो सिमेट्रिक वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स के जो आइटम्स है वो भी 6 है। इस तरीके के मॉडल को हम कहेंगे जस्ट आइडेंटिफाइड, दोनों इक्वल है। लेकिन डिजायरेबल हमारे लिए क्या है? ओवर आइडेंटिफाइड मॉडल। जैसे यहाँ पे एटीट्यूड में हमने 4 क्वेश्चन लिए, देखिए कितना फाइंड करना है पैरामीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन एरर जो हम जो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स हमारी क्या बनेगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ वेरिएंस कोवेरिएंस टर्म हमारे पास 10 आ गए और पैरामीटर हमारे पास है 8। तो ये हमारा डिजायरेबल होगा, ओवर आइडेंटिफाइड होगा। इसी तरीके का मॉडल हमें चाहिए। ठीक है, अब ये तो हो गया हमें जो हमने अभी डिस्कस किया था, जस्ट आइडेंटिफाइड, अंडर आइडेंटिफाइड, ओवर आइडेंटिफाइड का मतलब क्या है, नॉन कॉन्जेनरिक का मतलब समझ में आ गया। एक चीज हमें और समझनी है कि ये जो रिफ्लेक्टिव वर्सेस फॉर्मेटिव क्यों। कुछ लोग क्या कह सकते हैं कि जो हेडक, ये जो साइन है ये वायरल इसकी तरफ होना चाहिए, या कफ इस वाले आइटम का इधर होना चाहिए। तो इसमें डिफरेंस क्या है? 2 तरीके के मॉडल होते हैं हमारे पास। एक तो रिफ्लेक्टिव मॉडल, जितना सोशल साइंसेस की रिसर्चेज में 95 के 98% जो रिसर्चेज होती हैं वो रिफ्लेक्टिव मॉडल में होती है। और ये जो एरो है वो हमारा मेजर्ड वेरिएबल की तरफ होता है। ये देखिए ये मेजर्ड वेरिएबल की तरफ, ये हमारा लेटेंट कंस्ट्रक्ट है वायरल। देखिए वायरल को हम डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते जब तक पेशेंट हमें अपने सिम्टम ना बताए। सिम्टम क्या है? वो कह रहा है डॉक्टर से कि साहब मुझे फीवर और चिल है, फिर कह रहा है हेडेक भी है, फिर कह रहा है कफ भी है, फिर कह रहा है टायरिंग भी है, बहुत थक जाता हूं। तो इन सिम्टम्स के बेसिस पर उसने कंक्लूजन निकाला कि इसको वायरल हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड कौन है यहाँ पे? फीवर, हेडेक, कफ। ज्यादा हेडेक होगा इसका मतलब उसको वायरल ज्यादा है। ज्यादा खांसी आ रही है तो खांसी ज्यादा डिपेंड है ना कफ, तो इसका मतलब वायरल ज्यादा है। ज्यादा थक रहा है इसका मतलब वायरल ज्यादा है। तो वायरल डिपेंड नहीं है, डिपेंड क्या है? फीवर, हाई फीवर होगा इसका मतलब वायरल ज्यादा है, हेडेक ज्यादा है वायरल ज्यादा है। तो डिपेंड हमारे ये डिपेंडेंट वेरिएबल। दूसरा है फॉर्मेटिव फैक्टर मॉडल, जो जनरली हम लोग जो साइंस की रिसर्चेज में होता है उसमें हम ये सब चीजें देखते हैं कि अभी देखिए एरो हमारा बिल्कुल डिफरेंट है। हार्ट अटैक को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कौन से वेरिएबल? अल्कोहल, ज्यादा अल्कोहल पियोगे हार्ट अटैक हो सकता है, इमोशनल स्ट्रेस ज्यादा लोगे हार्ट अटैक हो सकता है, स्मोकिंग ज्यादा करोगे हार्ट अटैक हो सकता है, एक्सट्रीम कोल्ड में जाओगे हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये डिपेंडेंट है और ये यहाँ पर सारे इंडिपेंडेंट है। इसलिए इस मॉडल का जो नाम है इसे हम कहते हैं फॉर्मेटिव मॉडल। और इनमें अल्कोहल, इमोशनल स्टेट ये अनरिलेटेड है, इसमें रिलेशन होना जरूरी नहीं है, कोरिलेशन होना। लेकिन फॉर्मेटिव, ये जो हमारा जो रिफ्लेक्टिव मॉडल है इसमें हमारे पास ये होना बहुत जरूरी है, आपस में कोरिलेशन। ठीक है, अब देखिए ये जब हमने सारी चीज कर लिया
तो इसमें देखा कि जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड में हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं, और मेजर्ड वेरिएबल या इंडिकेटर भी कह सकते हैं इनको, SN1 SN2 परस्यूड बिहेवियर कंट्रोल के हमारे पास 4 है। ये शॉर्ट में हमने लिख दिया PBC, परस्यूड बिहेवियर कंट्रोल 1 आइटम 2 3 4, और PI का मतलब परचेज इंटेंशन, और PB का मतलब परचेज बिहेवियर 1 2 3। तो 3 क्वेश्चन, तो टोटल हमारे पास इसके इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए 17 क्वेश्चन है ना। अब देखिए 17 क्वेश्चन तो हमारे पास ये आ गए। इसके बाद जो है हमें करना क्या है, ये एस्टिमेट एम्पिरिकल रिजल्ट्स ऑफ मेजरमेंट मॉडल। एक तो आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन का मतलब है ऑर्डर एंड रैंक कंडीशन, मतलब व्हेन यूनिक वेरिएंस एंड कोवेरिएंस ग्रेटर देन द पैरामीटर, तब हम कहेंगे कि ऑर्डर कंडीशन है। जैसे भी हमने देखा ओवर आइडेंटिफाइड मॉडल में, जिसमें 4 हमारे पास मेजर्ड वेरिएबल है, तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स 8 हो गए। एरर जो हमारा कोवेरिएंस और कोवेरिएंस मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास 10 है, तो जो यूनिक वेरिएंस और कोवेरिएंस हमारे हमेशा ज्यादा होने चाहिए नंबर ऑफ पैरामीटर से। तो ये हमारे इस वाले मॉडल में फिट है। फिर रैंक कंडीशन कि हमें कम से कम 4 इंडिकेटर पर कंस्ट्रक्ट हमें यूज करना चाहिए। हालांकि हमारी इस स्टडी में 4 नहीं है, केवल 2 में ही हमारे पास एटीट्यूड और परस्यूड बिहेवियर कंट्रोल में ही 4 है, बाकी में जस्ट आइडेंटिफाइड मॉडल है। देखिए ये वाला और परचेज बिहेवियर इंटेंशन का, ठीक है। इसके बाद जो है मेजरमेंट वैलिडिटी, असेसिंग वैलिडिटी ऑफ मेजरमेंट मॉडल, जिसमें गुडनेस ऑफ फिट इंडेक्स हम मेजर करते हैं, एब्सोल्यूट फिट मेजर्स, इंक्रीमेंटल फिट मेजर्स और पार्सिमोनियस फिट मेजर्स। इनकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो भी हम अगला जो एग्जांपल एमओएस पर करेंगे इसी को, उसमें हम बता देंगे कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए। जनरली 0.95 से ज्यादा वैल्यू होनी चाहिए गुडनेस ऑफ फिट इंडेक्स के लिए, और बैडनेस ऑफ फिट इंडेक्स के लिए RMSEA की जो वैल्यू है वो हमारी 0.08 से कम होनी चाहिए। फिर हमें क्या करना है, इसमें कंस्ट्रक्ट की वैलिडिटी भी फाइंड करनी है। और कंस्ट्रक्ट की वैलिडिटी, जैसे हमारे पास एक एटीट्यूड एक कंस्ट्रक्ट है, ठीक है, ये वाला जो कंस्ट्रक्ट है, एक परस्यूड बिहेवियर कंट्रोल है, ये कंस्ट्रक्ट है, परचेज इंटेंशन कंस्ट्रक्ट है, परचेज बिहेवियर एक कंस्ट्रक्ट है। तो इसकी हमें क्या करना, कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालनी है। और कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर लोडिंग की वैल्यू 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए, एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड 0.5 से ज्यादा होना चाहिए, कंस्ट्रक्ट रिलायबिलिटी 0.7 से ज्यादा होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि हमारा जो कन्वर्जेंट वैलिडिटी है कंस्ट्रक्ट का वो सही है। दूसरा जो टर्म है इसमें वो है डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी क्या है कि जो एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड जो आया है फॉर एनी टू कंस्ट्रक्ट विद द स्क्वायर ऑफ द कोरिलेशन एस्टिमेट बिटवीन द टू कंस्ट्रक्ट, मतलब इससे ग्रेटर होना चाहिए। जो एवरेज वेरिएंस कंस्ट्रक्ट जो है, जो इंटर कोरिलेशन बिटवीन द टू कंस्ट्रक्ट है, उससे ज्यादा एवरेज वेरिएंस कंस्ट्रक्टेड की वैल्यू होनी चाहिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, नोमोलॉजिकल वैलिडिटी फाइंड करते हैं। नोमोलॉजिकल वैलिडिटी में क्या होता है कि जितने भी कंस्ट्रक्ट हैं, वो जो कंस्ट्रक्ट है उनके साथ जो रिलेशन है कंस्ट्रक्ट का आपस में कोरिलेशन, वो थ्योरेटिकली सपोर्ट करना चाहिए। कि जैसे परचेज इंटेंशन ज्यादा होगा तो परचेज बिहेवियर भी ज्यादा होगा, दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है। फेस वैलिडिटी का मतलब है कि हर एक में जो कंटेंट हमने लिए है वो वैलिड है या नहीं है, वो चीज को मेजर कर सकते हैं या नहीं है, ठीक है। फिर एक इसमें टर्म और आता है मॉडिफिकेशन ऑफ मेजरमेंट मॉडल। अगर हमें मेजरमेंट मॉडल को ये मॉडिफाई करना है तो उसके लिए पाथ एस्टिमेट की वैल्यू देखेंगे कि इसमें सभी पाथ एस्टिमेट की वैल्यू 0.6 या 0.7 से ज्यादा आ रही है या नहीं, जो स्टैंडर्ड रेजिडुअल है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, या मॉडिफिकेशन इंडाइसिस में वैल्यू हमारी कितनी है, उसी के बेसिस पर हम फिर आगे मेजरमेंट मॉडल को मॉडिफाई करते हैं। तो दोस्तों अब के लिए इतना ही, और अगले इसमें लेक्चर में हम एमओएस के थ्रू पहले तो ये वाला डायग्राम बनाएंगे हम अपना मेजरमेंट मॉडल का, और फिर उसको हम एनालिसिस कैसे करते हैं, एनालिसिस के बाद फिर हमें जो उसका इंटरप्रिटेशन करना है, जो आउटपुट आता है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें अपने रिजल्ट कितना रिजल्ट हमें बताना है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।